हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 18 जून 2021 के करंट अफेयर्स, जिसमें से दो बेस्ट इमेजेस आप यहां पे देख रहे हो। गाइज, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं। इसका प्राइस दोस्तों ऑलरेडी बहुत कम है, एक बार चेक करेंगे आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे खास बात क्या है कि 90 से 95% करंट अफेयर हम वो कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। यही जेन्युइनिटी है अफेयर्स क्लाउड की, यही हार्डवर्क है हमारी टीम का। और गाइस, किस तरह से करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे? डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट ऑफ करंट अफेयर और एक होगा क्विज जो आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेशन, वीकली में आपको 3 तरह के करंट अफेयर्स मिलेंगे: डिटेल करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर और एक क्विज जो कि हर सप्ताह आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली करंट अफेयर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी: डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स की, टॉप 100 मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक पॉकेट पीडीएफ ताकि आप फटाफट जो है वो 1 लाइनर 2 लाइनर में करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज पीडीएफ। 20 अलग अलग तरह की पीडीएफ्स आपको मिलेंगी जो कि टॉपिक वाइज होंगी। पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक के सारे करंट अफेयर्स आपको एक ही पीडीएफ से मिल जाएंगे। और अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हो तो 3 चीजें आपको मिलेंगी: डिटेल करंट अफेयर और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स केवल बैंकिंग और इकोनॉमी के, और एक होगा क्विज जो कि हर महीने आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके अटेम्प्ट करोगे। अगर आप पूरे साल का जितना भी करंट अफेयर हो चुका है अभी 2021 का वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो अपने एग्जाम के लिए, तो आप एग्जाम पीडीएफ को उठा सकते हो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, डिटेल तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी मिलेंगे जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहां पे स्टेट करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे। और खास बात क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगी। सिर्फ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और ट्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं, जिसका प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है। और गाइज इसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप ASH10 कोड का यूज करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं 18 जून 2021 का करंट अफेयर। लेकिन आपने यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, वीडियो को शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और गाइस हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें पहला क्वेश्चन है: व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ऑफ 2021? जब भी किसी रैंक की बात होती है दोस्तों तो 3 चीजें हमेशा याद रखनी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो वो रैंक पब्लिश किसने किया है, अगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो हमने वो याद रखना है। इंडिया का रैंक कौन सा है वो हमने क्वेश्चन के अंदर ही पूछा है, और टॉप कंट्री कौन सी है उसके अंदर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की। कीवर्ड याद रखना है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। और इंडिया का स्थान दोस्तों इसमें याद रखना है 43rd रैंक है। कौन सा रैंक है? 43rd। आप यहां पे देख सकते हो इंडिया 2021 कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग अनचेंज्ड एट 43rd। अब यहां पे आप वर्ड देख रहे हो अनचेंज्ड। अनचेंज का मतलब पिछले साल भी इतना ही था, 43rd ही था, मतलब पिछले 3 सालों से यार 43rd ही आ रहा है। तो मतलब आप को कोई याद करने की जरूरत नहीं। अगर आप पिछले साल भी पढ़ रहे थे तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 43rd रैंक था। तो आप देख सकते हो ये जो इंडेक्स है वो किसने रिलीज किया है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट्स वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। मतलब नाम से पता लग रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्विट्जरलैंड बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस इंडेक्स को रिलीज किया है। इसमें टॉप किसने किया है? बाय डिफॉल्ट स्विट्जरलैंड ने किया है, उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन है तो स्विट्जरलैंड इसमें टॉप करता है। दूसरे नंबर पे स्वीडन है और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है, लेकिन दूसरा और तीसरा स्पॉट याद नहीं रखना। और इसी के साथ आपने याद रखना है कि टोटल कितनी कंट्रीज को इसमें आंका गया है। टोटल 64 कंट्रीज को इसमें आंका गया और इंडिया तीसरी बार लगातार 43rd रैंक पे है। और इसमें टोटल 4 पैरामीटर्स को लिया गया है। इसमें गवर्नमेंट की एफिशिएंसी देखी गई है, मतलब सरकार की एफिशिएंसी देखी गई है अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखी गई, बिजनेस एफिशिएंसी देखी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा गया है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 4 पैरामीटर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बेसिस पे ये रैंक को निकाला गया है। और 2021 के रैंक में खास बात थी कि जो कि इससे पहले नहीं किसी इंडेक्स में दिखेगा, जो भी कंपिटिटिवनेस पिछले साल आया या उससे पहले आया है। 2021 में इन्होंने इंपैक्ट लिया है कोविड-19 का इकोनॉमीज के ऊपर, उसको भी कैलकुलेट किया है।
है, फिर भी रैंक जो है वो इंडिया का उतना ही रहा है। और अगर मैं केवल ब्रिक्स नेशन की बात करूं, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की बात करूं, उसमें इंडिया का रैंक जो है वो दूसरा है, क्योंकि पहले नंबर पे सबसे ज्यादा कंपिटिटिवनेस जो है वो चाइना के अंदर है, लेकिन दूसरा रैंक इंडिया का है, फिर रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के अंदर। लेकिन सिर्फ आप दो तीन चीजें याद रखें जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें इंडिया का रैंक और टॉप कंट्री जो है वो ये याद रखनी है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर आप बाकी ऑप्शंस को कवर कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो सबसे पहली ऑप्शन आपको दिख रही है 142nd रैंक। 142nd रैंक था इंडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, इसमें इंडिया का रैंक 142nd था और टॉप कंट्री कौन सी थी? नॉर्वे। इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है कि किसने रिलीज किया था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट 87th रैंक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 का था दोस्तों, ये भी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज किया था और इसमें टॉप कंट्री कौन सी थी? स्वीडन इसमें टॉप किया था। 49th रैंक था इंडिया का गुड गवर्नेंस इंडेक्स। याद रखना है दोस्तों, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, और ये पब्लिश किया था एक इंस्टीट्यूशन है शैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, उन्होंने पब्लिश किया था। और कौन सी कंट्री ने टॉप किया था? फिनलैंड। तो सारे इंडेक्स दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और इसमें आपने 4 इंडेक्स जो है वो सीख लिए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। Who has been recognized as Sustainable Development Goal Pioneer of the Year by United Nations Global Compact? तो इसमें दो चीजें याद रखने वाली हैं। एक तो इस अवार्ड का नाम, जिसका नाम है एसडीजी पायनियर ऑफ द ईयर 2021, मतलब जिस बंदे ने एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने 2030 तक अचीव करने हैं उसके लिए काम किया हो। और ये अवार्ड किसकी तरफ से दिया जाता है? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की तरफ से दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? न्यूयॉर्क के अंदर ही। और ये अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? ये मिला है सुमंत सिन्हा को। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दोस्तों? ये हैं रीन्यू पावर के। तो रीन्यू पावर का नाम से ही पता लग रहा है ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने एक टारगेट रखा है कि हम 2025 तक दोस्तों $9 बिलियन जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर खर्च करेंगे इन इंडिया। $9 बिलियन, वो भी विंड और सोलर एनर्जी के ऊपर खर्च होगा। ये अप्रैल 2021 की न्यूज़ है, हमने इसको कवर भी किया था। 2025 तक ये इतना पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि आपको पता है 2022 में हमने 175 गीगावाट को अचीव करना है और 2030 तक हमने जो है वो 450 गीगावाट को अचीव करना है। तो इसको अचीव करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी होंगी और इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो हमारा 7 है उसको जो है वो पूरा करता है, प्रोवाइडिंग एडवांसमेंट एक्सेस टू अफोर्डेबल एनर्जी, ताकि सब लोगों को अफोर्डेबल एनर्जी मिल सके। इसलिए अवार्ड जो है वो सुमंत सिन्हा को दिया गया है। अब फोटो देख सकते हो सुमंत सिन्हा का, रीन्यू पावर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनको एसडीजी पायनियर बाय द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो है ये अवार्ड दिया गया। और दोस्तों बाकी ऑप्शंस जो आप यहां पे देख रहे हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हो इसमें वीके पांड्यान, ये मतलब बहुत ही फेमस आप कह सकते हो ब्यूरोक्रेट हैं, उड़ीसा के ब्यूरोक्रेट हैं। इनको रिसेंटली अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट्स अवार्ड। प्रेसिडेंट्स अवार्ड क्यों दिया गया दोस्तों? इन्होंने हॉकी की प्रमोशन के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से यह अवार्ड दिया गया हॉकी को प्रमोट करने के लिए उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, बहुत ही फेमस अवार्ड इनको मिला है 15th शेख जायद बुक अवार्ड। याद रखना है कौन सा? शेख जायद बुक अवार्ड। और दोस्तों इसमें खास बात यह है कि ये पहली इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, तो इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट है डॉक्टर शकुंतला, या फिर पूरा नाम भी याद कर सकते हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, और इनको अवार्ड मिला था 2021 का वर्ल्ड फूड प्राइज दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्राइज। तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021 का वर्ल्ड फूड प्राइज। और सारी चीजें हो चुकी हैं, सारे ऑप्शंस हो चुके हैं, अवार्ड हो चुका है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 31st नाटो समिट 2021 हेल्ड इन विच कंट्री? तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाटो जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है एक, और नाटो का मतलब जो है वो क्या है? तो नाटो दोस्तों है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इस बार 31st मीटिंग थी। बाय डिफॉल्ट वहीं पे होगा जहां पे इसका हेडक्वार्टर है। नाटो का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पे है? ब्रसल के अंदर, मतलब कहां पे? बेल्जियम के अंदर। याद रखना है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी कहां पे है? बेल्जियम, ब्रसल के अंदर। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। और बाकी चीजें, नाटो का काम क्या है? नाटो का काम है कि हमने पीस के लिए काम करना है, सिक्योरिटी के लिए काम करना है, स्टेबिलिटी के लिए काम करना है यूरोपियन और अटलांटिक एरिया के अंदर। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? 30 मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि कहां पे आती है? अटलांटिक वाले एरिया में आती हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि इधर कनाडा से लेके जो है वो यूरोपियन कंट्रीज तक सारी की सारी इसमें पहुंच जाएंगी।
मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहोगे, नॉर्थ अमेरिका प्लस यूरोपियन कंट्रीज का एक समूह है जिसमें 30 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं। कौन से ईयर में नाटो ग्रुप को बनाया गया था दोस्तों? 1949 में नाटो ग्रुप को बनाया गया था। और इसको बनाया कहां पे गया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसल बेल्जियम के अंदर है। और नाटो का काम क्या है? अमंग दी कंट्रीज जो भी इसकी मेंबर है उसमें पीस सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है, बस इतना याद रखेंगे। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद रशियन अग्रेशन से बचने के लिए इसको बनाया गया था। तो आपको हेडक्वार्टर पता लग गया नाटो कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, कब बनाया गया है, सारी चीजें यहां से क्लियर हैं। और एक बात और याद रखनी है कि नाटो 2030 एजेंडा जो है वो नाटो ने इस बार डिसाइड कर लिया कि अपने मेंबर्स के ऊपर ये फोर्स करेंगे। वो क्या है? क्लियर गाइडलाइंस हैं ये बेसिकली कि किस तरह से हमने थ्रेट्स और चैलेंजेस को फेस करना है जो कि फ्यूचर में आ सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 का आप देख रहे हो तो उसको किस तरह से हमने टैकल करना है। लेकिन ये कोविड-19 से हट के जो है पॉलिटिकली और मिलिट्री किस तरह से हम जो है वो अडेप्ट करेंगे, अलायंसेस बनाएंगे आपस में, ताकि कल को कोई और कंट्री हमारे ऊपर अटैक करती है तो नाटो कंट्रीज मिलकर उसको सेव करेंगे। तो ये मतलब नाटो 2030 एजेंडा है। तो सारी चीजें नाटो के बारे में क्लियर हो चुकी हैं। यूनाइटेड किंगडम दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार यूनाइटेड किंगडम एक तो G7 की अध्यक्षता कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज भी दोस्तों कौन होस्ट कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम। एग्जैक्टली जगह कौन सी है? ग्लासगो है। ग्लासगो कहां पे दोस्तों? स्कॉटलैंड के अंदर। सिंगापुर दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 होस्ट कर रहा है इस बार। इटली, आपको पता है कि G20 का होस्ट कौन है? इटली है दोस्तों। एशियान का होस्ट कौन है? एशियान का होस्ट इस बार ब्रुनई है, याद रखना है, ब्रुनई जो है वो एशियान का होस्ट है। इसी तरह ब्रिक्स का होस्ट कौन है इस साल? ब्रिक्स की प्रेसिडेंटशिप किसके साथ लाई करती है? इंडिया के साथ लाई करती है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। उससे पहले वीडियो को यार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आपको 18 का जो वीडियो है वो 20 को जरूर मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे कारण है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोविड के कारण फैमिली के अंदर जो है वो कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे थे। मैंने बताया था कि 2 जने जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी थी, जिसके कारण उनके लास्ट रिचुअल जो है वो चल रहे थे। तो कल जो है वो लास्ट रिचुअल्स खत्म हुए, तो इसलिए मैं आपको आज जो है वो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन कल से सुबह आपको जो है वो वीडियो मिल जाया करेगा, उसमें कोई भी देरी नहीं होगी। तो जितने भी बच्चे हैं यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, विच बैंक लॉन्च्ड इजी क्रेडिट, ए कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू इनेबल द कस्टमर्स टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स फ्रॉम देयर होम। घर पे बैठ के ही आपको जो है वो क्रेडिट कार्ड्स, आपको लोन जो है वो ये सारी चीजें मिल जाया करेंगी। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? इजी क्रेडिट प्लेटफॉर्म। अगर मैं पूरे सही वर्ड्स में लिखूंगा तो इसका नाम है इंडस इंड इजी क्रेडिट या इंडस इजी क्रेडिट। तो इसका मतलब कौन से बैंक ने स्टार्ट किया होगा? इंडस इंड बैंक ने इसको स्टार्ट किया है। तो इंडस इंड बैंक लॉन्च डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है? इंडस इंड या इंडस इजी क्रेडिट। तो इसको याद रखना है। तो इसमें होगा क्या? इसमें एक प्लेटफॉर्म होगा जिसका नाम होगा इंडिया स्टैक। उसको यूज करके जो है वो आप क्रेडिट फैसिलिटीज का जो है वो यूज कर सकते हो। लाइक आपने पर्सनल लोन लेना है, आपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है, तो ये सारी चीजें पेपरलेस होंगी, सारी की सारी कैशलेस मैनर में होंगी। और दोस्तों एक बात और है कि इंडिया स्टैक जो है वो एक आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट, बिजनेसमैन, स्टार्टअप्स, डेवलपर्स जो हैं वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको जो है वो दूर करते हैं। और इसमें ये सारा प्रोसेस जो है वो पेपरलेस होता है और कैशलेस जो है वो सर्विस डिलीवरी की जाती है। इसमें सिर्फ आधार आइडेंटिफिकेशन या KYC का प्रावधान जो है वो रखा गया है। और इस स्टैक के अंदर, इंडिया स्टैक के अंदर 35 इंटरफेसेस ऐसे बनाए गए हैं जिसमें जो है वो नो योर कस्टमर को भी वेरीफाई किया जाता है। मैं पहले बता चुका हूं, KYC सिस्टम जो है वो इसमें रखा गया है जो कि आधार बेस्ड है और इसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैंक स्टेटमेंट से लेकर सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाया करेंगी। इवन कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो इजी क्रेडिट नाम से पता लग रहा है, अगर आपको लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए तो पेपरलेस मैनर में आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा और इंडसइंड बैंक ने इसको स्टार्ट किया है। और दोस्तों इंडसइंड बैंक के बारे में याद रखना है, सुमंत कथपालिया जी, सुमंत कथपालिया जो है वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं और इनका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? पूना महाराष्ट्र के अंदर। और इस्टेब्लिश कब किया था? 1994। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? MD और CEO। और ओनली बैंकिंग वाले बच्चे इस न्यूज को याद रखेंगे और कोई याद नहीं रखेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया विल एड रिन्यूएबल कैपेसिटी इन 2021 एंड इन 2022 रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IEA।
कितनी रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया 2021 में ऐड करेगा या 2022 में करेगा, और ये रिपोर्ट किसकी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों, एजेंसी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और इन्होंने बताया कि 2021 में इंडिया ऐड करेगा 17 गीगावाट और 2022 में कितना ऐड करेगा, 19.3 गीगावाट। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी होगा। तो याद रखना है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा, पेरिस के अंदर। मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में यही याद रखना कि फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इंडिया का आपको पता है दोस्तों 175 गीगावाट टारगेट है, 2022 तक हमने अचीव करना है। और आपको पता है कि 450 गीगावाट टारगेट है जो हमने 2030 तक अचीव करना है। लेकिन जो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही है, वो कह रही है कि 2022 के एंड तक हम 140 गीगावाट को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 140 गीगावाट हो सकता है। उन्होंने ये भी कह दिया कि 140 तक भी नहीं पहुंचेंगे, इससे नीचे ही रहेंगे, जिसमें इंडिया जो है वो 2021 में 17 और 2022 में 19.3 गीगावाट जो है वो क्या करेगा, अचीव करेगा। और आईईए फोरकास्ट इंडिया विल ऐड 17 और 19.3 गीगावाट इन 2022। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, और क्वेश्चन को सिर्फ उतना याद रख लें जितना आपने स्लाइड के अंदर देखा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कर चुके हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल विच वाज लॉन्च्ड बाय अर्जुन मुंडा जी टू प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग टू द ट्राइबल पॉपुलेशन। तो यार अर्जुन मुंडा जी की बात हो रही है, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं ट्राइबल अफेयर्स की बात कर रहा हूं तो यहां पे बात होगी किसकी, ट्राइबल पॉपुलेशन को आत्मनिर्भर बनाने की। और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा एक पोर्टल के थ्रू जिसका नाम है आदि प्रशिक्षण। तो याद रखना है आदि प्रशिक्षण, डी आंसर होगा। तो देख सकते हो अर्जुन मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रखनी है दोस्तों, क्या है, खुंती। खुंती कहां पे है, झारखंड के अंदर। और इन्होंने लॉन्च किया है आदि प्रशिक्षण पोर्टल, जिससे क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ट्राइबल जो हमारे लोग हैं जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, वहां पे उनको कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो सशक्त हो सकें, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन और उनकी सोशल सिचुएशन को अपलिफ्ट किया जा सके, उनको जो है वो जागरूक किया जा सके। तो आप कह सकते हो ये पोर्टल ज्वाइंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ओडिशा और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से इस पोर्टल को जो है वो डेवलप किया गया है। और इवन इसमें जो है आप कह सकते हो कि इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि कौन कंडक्ट करेगा, नेशनल सोसाइटी फॉर एजुकेशन ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको बहुत ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है ट्राइबल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, कौन से पोर्टल के थ्रू, आदि प्रशिक्षण ट्रेनिंग के थ्रू इनको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और इसका मेन उद्देश्य दोस्तों यही है कि क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट करके, उनकी सोच में चेंज करके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के थ्रू उनको हम सशक्त कर सके, ताकि उनकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो इंप्रूव हो सके। ये आपने जरूर याद रखना है। और अर्जुन मुंडा जी के बारे में बता चुका हूं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेणुका सिंह सरूता जी हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी छत्तीसगढ़ के अंदर है। याद नहीं रखने की जरूरत, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक आप याद रख सकते हो यहाँ पे एकलव्य स्कूल, क्या याद रख सकते हो, एकलव्य स्कूल, जो कि इंडिया में बनाए गए हैं रूरल एरियाज में, खास करके क्वालिटी एजुकेशन के लिए, वो भी किसके लिए बनाए गए हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। तो इतनी चीजें आपने जो है वो याद रखनी है, अदरवाइज और कुछ इसमें याद रखने की वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हो यार, ये ऑप्शंस जो है वो आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। लाइक सबसे पहले देख रहे हो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ट्राइबल, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म था जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से ही लॉन्च किया गया है। इसका मेन काम था कि एक सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए स्टेट्स के लिए, जिसमें जो भी बेनिफिशियरीज होंगे, लाइक जिनको भी कोई हेल्प मिलनी चाहिए ट्राइबल लोगों को, उनको कोई सहायता चाहिए, उनकी फीडबैक चाहिए, उनको कोई लाइक पैसा पहुंचाना है, वो सारा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट श्रम शक्ति और श्रम साथी, दोनों का काम एक ही है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा जी की तरफ से लॉन्च किया गया था। इसका काम था कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो कोविड-19 के दौरान या इससे पहले चल रही थी और माइग्रेंट्स को जिसमें लाभ मिलेगा, तो वो श्रम शक्ति और श्रम साथी के थ्रू मिलना चाहिए। तो ये उसके लिए स्टार्ट की गई थी। तो याद रख सकते हो तीनों की तीनों जो बाकी थी वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड थी। नेक्स्ट आते हैं बुक टाइटल द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस ऑथर्ड बाय हुम। तो बुक का नाम जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन आप पहला जो है वो याद कर सकते हो, द नटमेग्स कर्स। और पिछली कैप्शन क्या है, पैराबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस। किसने इस बुक को लिखा है, तो बहुत ही फेमस ऑथर अमिताभ घोष जी ने इस बुक को लिखा है। तो आप यहाँ पे इस बुक का कवर पेज देख सकते हो, अमिताभ घोष, द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस। और दोस्तों इसमें खास बात क्या है
कि इसमें स्पेशली बताया गया है कि किस तरह से जब ब्रिटेन रूल करता था पूरे वर्ल्ड के ऊपर या और भी कंट्रीज रूल करती थे, उसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ है आज के ऊपर। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि किस तरह से माइग्रेंट क्राइसिस आया, ऑयल ट्रेड के अंदर क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं या कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई हुई हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार आपने नाम वाइज पढ़ लेना बुक को, क्योंकि अमिताभ घोष की है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खुद एक ज्ञानपीठ अवार्डी हैं और बहुत ही फेमस ऑथर तो है ही हैं। और उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2018 में, ये आप याद रख सकते हो, बहुत ही फेमस अवार्ड है। और अमिताभ घोष बेस्ट अपने राइटिंग्स के लिए जाने जाते हैं, जो इंग्लिश में उन्होंने फिक्शन करेक्टर्स जो हैं वो लिखे हैं, उन्होंने अपने मन से जो नॉवेल्स लिखी हैं तो वो सबसे ज्यादा फेमस है जो इंग्लिश में लिखे हैं। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है दोस्तों 2007 के अंदर। और उनको और भी जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि सम्मान अलग अलग देशों के अंदर मिल चुका है। लेकिन दोस्तों बाकी जो ऑप्शंस देख रहे हो ये मेरे ख्याल से नाम आपके लिए रिनाउंड होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कल्कि कोचलिन, बहुत ही फेमस नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, और इन्होंने एक बुक लिखी थी एलिफेंट इन द वॉम्ब, याद रखना है एलिफेंट इन द वॉम्ब, ये बुक कल्कि कोचलिन। नीना गुप्ता उन्होंने अपने बारे में लिखा, तो इसमें लिखा सच कहूं तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं होगा, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं सच कहूं तो। अवतार सिंह बसीन इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में लिखा था, इसमें लिखा था नेहरू, तिब्बत एंड चाइना। मतलब इसमें बताया हुआ कि तिब्बत को किस तरह से चाइना ने एक्वायर किया, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो क्या रिलेशन रहे इंडिया और चाइना के, उस के ऊपर थोड़ी सी रोशनी अवतार सिंह बसीन ने डाली हुई है। तो सारी बुक्स को एक बार पढ़ लेना है, मतलब बुक्स को नहीं पढ़ना, बेसिकली उनके नाम को पढ़ना है, बुक्स मत पढ़ने बैठ जाना। नेक्स्ट आते हैं हु रोट ए बुक बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम्स विच इज रिलीज्ड बाय नवीन पटनायक। अब देखो यार, ये बुक जो है वो इतना ज्यादा ना तो ऑथर फेमस है, ना ही जो है वो बुक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलीज किसने किया है उसके कारण इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लिया गया है। तो रिलीज इसको किया है जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं, नवीन पटनायक जी ने इसको रिलीज किया है। और ये ब्यूरोक्रेट भी जो है वो कहां के हैं, ओडिशा के हैं। नाम है बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम्स, और ये बुक लिखी है विष्णुपद सेठी ने। तो आंसर याद रखना है, आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, विष्णुपद सेठी। इवन आप यहां पे कवर पेज देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम्स, विष्णुपद सेठी। और इसके अंदर दोस्तों टोटल 61 पोइम्स हैं जो कि इनके एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ के बारे में बताती हैं, किस तरह से डेथ का परसेप्शन मन में रहता है कि किस तरह से डेथ के बाद क्या होगा, कैसे जो है वो चीज़ें होंगी या कैसे चलेंगी, उसके बारे में बताया हुआ है। और इसमें जो है अलग अलग तरह की इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से जो अलग अलग पेंटिंग्स, अलग अलग कार्टून्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, ताकि लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ों जो है प्रभावित कर सकें। तो 61 पोइम्स मतलब 61 पोइम्स की ये एक तरह की कलेक्शन है। और विष्णुपद सेठी जो है वो 1995 के IAS बैच हैं, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंदर। सिर्फ नाम याद रखना है, बुक का नाम याद रखना है, और कुछ इसमें याद रखने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें फिर से आपके लिए ऑप्शंस हैं, मतलब आप 4 क्वेश्चंस फिर से कवर करोगे यहाँ पे, जिसमें से सबसे पहला कौन सा नाम है, रस्किन बॉन्ड, एक बहुत जाना माना नाम। तो रस्किन बॉन्ड ने दोस्तों रिसेंटली एक बुक लिखी, वैसे तो बहुत सी लिखी है लेकिन रिसेंटली जो लिखी है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ऑल टाइम्स फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट प्रीत मोहन सिंह मलिक, इन्होंने बुक लिखी है सिक्किम के बारे में कि कैसे सिक्किम जो है वो इंडिया के अंदर आके मिला। तो इस पूरी बुक का नाम है सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस। नेक्स्ट है सुनीता द्विवेदी, इन्होंने बुक लिखी थी बुद्धा इन गंधारा, बुद्धा इन गंधारा। आपको पता है कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट किसके लिए है, बुद्धा के लिए है। हिस्ट्री का क्वेश्चन करवा देता हूं। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो बुद्धा का आर्ट है, जिसमें सैड इमेज ऑफ बुद्धा जो है वो दिखाया गया है, क्योंकि कूल इमेज ऑफ बुद्धा जो है वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में आता है। तो बुद्धा इन गंधारा, अफगानिस्तान बुद्धा तो उससे रिलेटेड है। और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है वो बुद्धा की इमेज बनानी जो है वो किसके टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुई थी, कनिष्क के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुई थी, कुषाण वंश के दौरान। तो ये आप याद रख सकते हो, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। महावीर चक्र अवार्डी वेटरन ब्रिगेडियर रघुबीर सिंह पास्ट अवे, ही वाज बिलोंग टू विच स्टेट। मैंने बताया आपको जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने 3 चीजें याद रखनी है। एक तो उस बंदे का नाम, नेक्स्ट प्लेस मतलब स्टेट कौन सी है, और तीसरी चीज प्रोफेशन। तो यहां से एक तो पता लग रहा है दोस्तों कि वो आर्मी से बिलोंग करता है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है महावीर चक्र अवार्ड, तो मतलब सेकंड हाईएस्ट अवार्ड आप कह सकते हो जो उनको दिया गया है, जिसमें कारण उनको सम्मानित किया गया।
और दूसरी सबसे बड़ी बात आप कह सकते हो कि इसके अंदर ये एस राधा कृष्णन ने उस टाइम पीरियड पे उनको ये सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिया था। और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? राजस्थान से बिलोंग करते थे। तो आप देख सकते हो उनका चेहरा, महावीर चक्र रिसिपिएंट, लेजेंडरी वेटरन ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया रिसेंटली। किस नाम से जाना जाता था उनको? उनको ददोसा के नाम से जाना जाता था। और खास करके उन्होंने 1971 में इंडो पाक वॉर के अंदर भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। उन्होंने इंडो पाक वॉर 1947-48 के अंदर उरी सेक्टर के अंदर भी जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया उस टाइम पीरियड पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इवन उन्होंने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया जब नॉर्थ और साउथ कोरिया के अंदर जो है वॉर चल रही थी 1954 के अंदर। और आप कह सकते हो बर्मा वॉर जब 1944 में चल रही थी उसमें भी ये इन्वॉल्व थे, जब जापान को आप कह सकते हो कि जापान में जो है वो लड़ाई चल रही थी, बर्मा वॉर रिलेटेड थी, तो मतलब उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो मतलब आप कह सकते हो कि इनको सैल्यूट है यार, ऐसे बंदों को जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे लिए वहां पे खड़े हुए हैं और अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो मतलब अफेयर्स क्लाउड का उनको सल्यूट है। और जितने भी जवान आज भी वहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी सेवा में खड़े हुए हैं, और हमें किसी बात का डर नहीं है, हम बिल्कुल निश्चित होकर अपना काम कर सकते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के कारण है। तो हमेशा आर्मी के लिए और जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए हमारी हमेशा रिस्पेक्ट जो है वो ऊपर होनी चाहिए सबसे। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर इसी के साथ बढ़ेंगे, सारी चीजें यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी साइंड एन एमओयू विद पेट्रो बांग्ला? पेट्रो बांग्ला दोस्तों बांग्लादेश की कंपनी है फॉर सप्लाई RLNG टू बांग्लादेश। तो यहां पे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश को जो है वो LNG को सप्लाई किया जाएगा, और वो भी रीगैसिफाइड लिक्विड नेचुरल गैस। याद रखना है, रीगैसिफाइड लिक्विड नेचुरल गैस बांग्लादेश को सप्लाई करेगा। इंडिया की कौन सी एनर्जी कंपनी इसको सप्लाई करेगी? और आपने याद रखना है कि ये जो पेट्रो बांग्ला है, इसको आपने याद रखना है गवर्नमेंट ओन्ड नेशनल ऑयल कंपनी है बांग्लादेश की। तो मतलब ये बांग्लादेश की कंपनी है, और इसको इंडिया की कौन सी कंपनी सप्लाई करेगी? एच एनर्जी जो है वो सप्लाई करेगी। तो आप यहां पे देख सकते हो, एच एनर्जी साइंस MOU विद पेट्रो बांग्ला टू सप्लाई द रीगैसिफाइड LNG टू बांग्लादेश। बांग्लादेश को इन्होंने सप्लाई करना है। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन में तो इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि 250 किलोमीटर की एक पाइपलाइन होगी जिससे सप्लाई किया जाएगा, और ये कनाई चत्ता वेस्ट बंगाल में, क्योंकि जो हमारा एच एनर्जी का हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र में है, तो वहां से जो है वो ये वेस्ट बंगाल में, फिर वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में। तो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में कैसे सप्लाई किया जाएगा? नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है वो बनाई जाएगी कनाई चट्टा वेस्ट बंगाल से लेके श्री रामपुर बांग्लादेश तक, जो कि 2023 में उम्मीद है कि हम इसको क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और विद इन बांग्लादेश फिर पेट्रो बांग्ला के पास जब ये पहुंच जाएगी RLNG, जिसको हम कहते हैं रीगैसिफाइड लिक्विड नेचुरल गैस, फिर ये बाकी प्रोड्यूसर या जितने भी गैस कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुंचा देगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ना तो एच एनर्जी के बारे में कुछ याद रखना है, ना ही पेट्रो बांग्ला के बारे में, सिर्फ ये याद रखना है कि इंडिया की कौन सी कंपनी बांग्लादेश की कौन सी कंपनी को जो है वो ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है पहुंचाएगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? सिंपल क्वेश्चन यार, जिनको बहुत पहले CEO लगाया गया था, आज उन्हीं को क्या बना दिया गया है? चेयरमैन बना दिया गया है। और मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी? सत्या नाडेला की बात कर रहा हूं। तो याद रखना है दोस्तों, 2014 में इन्हीं को CEO बनाया गया था, अब इन्हीं को क्या बना दिया गया? माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बना दिया गया। इससे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन थे वो कौन थे? जॉन थॉमसन। तो आपको पूछा जा सकता है कि फॉर्मर कौन थे यार, तो याद रखना है जॉन थॉमसन जो है वो फॉर्मर थे। तो आप देख सकते हो सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट नेम CEO सत्या नडेला एज द चेयरमैन। इनको 2014 में CEO लगाया गया था, और इनके कार्यकाल में आप देख सकते हो कि बहुत सी एक्विजिशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने की हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, आप कह सकते हो जेनीमैक्स हो गया, या न्यूएंस कम्युनिकेशन हो गया, तो ये और भी बहुत सी हैं। तो इनको जो है वो इन्होंने एक्वायर कर लिया था। और दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शंस जो आप अगली देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें खास करके नीरा टंडन की अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीरा टंडन को रिसेंटली सीनियर एडवाइजर लगाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन का। तो ये याद रखना आपने। सतोशी उचिदा इनको लगाया गया कंपनी हेड सुजुकी मोटरसाइकिल का, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया। तो ये भी याद रख सकते हो सतोशी उचिदा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यहाँ पे नीरा टंडन की, याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा मोटरस्पोर्ट इन इंडिया? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ, इसको काट देते हैं, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा मोटरस्पोर्ट इन इंडिया। अब क्वेश्चन ठीक है, और किसको बनाया गया है? ये बनाया गया रिसेंटली युवराज सिंह को। तो आप यहां पे देख सकते हो प्यूमा साइंस युवराज सिंह एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा मोटरस्पोर्ट इन इंडिया। स्पेशली याद रखना है मोटरस्पोर्ट,
मोटो स्पोर्ट या मोटर स्पोर्ट। और क्योंकि प्यूमा के बहुत से ब्रांड एम्बेसडर हैं जो रिसेंटली बनाए गए हैं, लेकिन प्यूमा मोटर स्पोर्ट के जो है वो युवराज सिंह ही बनाए गए हैं। रोहित शर्मा का याद रख सकते हो, बहुत ही फेमस क्रिकेटर तो हैं ही हैं, लेकिन इनको बहुत ही फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वो कौन सी कंपनी है? ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पृथ्वी शाह, इनको बनाया गया स्पोर्ट्स एक्सचेंज का। किसका? स्पोर्ट्स एक्सचेंज, याद रख सकते हो। सुरेश रैना को रिसेंटली बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एलिस्टा। किसका? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एलिस्टा। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। फिर से एक ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है। किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का महाराष्ट्र के अंदर, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मास वैक्सीनेशन जो है वो महाराष्ट्र के अंदर हो सके, और ये बनाया है मुकुंद गोस्वामी को। याद रखना है, मुकुंद गोसावी को, ना गोस्वामी नहीं, मुकुंद गोसावी को। और दोस्तों मुकुंद गोसावी का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में थे 80% डिसेबिलिटी थी, और इन्होंने मतलब सीनियर सिटीजन्स को और जो डिसेबल हैं उनको असिस्ट किया था मेडिकल केयर फैसिलिटीज दिलाने में, या उनको किसी भी तरह की चीज़ की ज़रूरत थी कोविड-19 के दौरान। इवन खास करके कोविड पेशेंट, जो पॉजिटिव पेशेंट थे, उनकी काउंसलिंग किया, उनके अंदर मन के अंदर जो डर था वो खत्म किया है। तो इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन महाराष्ट्र। और जो अगला नाम आप देख रहे हो सोनू सूद का, ये भी मतलब आप नाम मैं कुछ कहूंगा नहीं इनके बारे में, मतलब अब तो ये मतलब किसी ने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, है ना, तो मतलब उनके लिए भी मतलब इनको कह दिया गया है। तो अब देखो अगर इस तरह की बातें हो रही है तो बहुत ही फेमस नाम हो गए। इवन पंजाब से ये बिलोंग करते हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट ने इनको पंजाब का एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो कि हम अभी महाराष्ट्र का कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो पंजाब में मास वैक्सीनेशन को कौन प्रमोट करेगा? सोनू सूद। विराट कोहली, मतलब बहुत से ब्रांड्स हैं जो इनके पास हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा जो लेटेस्ट इन्होंने साइन किया, डिजिट इंश्योरेंस को साइन किया है, वीवो कम्युनिकेशन को इन्होंने साइन किया है। रविंद्र जडेजा भी बहुत से ब्रांड एम्बेसडर हैं अलग अलग कंपनीज के, लेकिन इन्होंने रिसेंटली एसिक्स को ज्वाइन किया है दोस्तों, याद रखना है, जो कि जापान की स्पोर्ट्स शू ब्रांड मेकर है। तो एसिक्स ये भी याद रखोगे। तो ये सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर्स इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर लें? ज्वाइन कर लें। और इसमें क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है $484 मिलियन का लोन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो ये चेन्नई कॉरिडोर की बात हो रही है, चेन्नई कन्याकुमारी कॉरिडोर जो है वो दोस्तों बेसिकली आप कह सकते हो कि 7 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न नेटवर्क, जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है, उसको डेवलप करने की कोशिश जो है वो हो रही है। तो उसके लिए जो है वो एक भारी भरकम लोन जो है लाइक 3600 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीस में, ये कौन प्रोवाइड करेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे कॉरिडोर का जो नाम है वो क्या है? ईस्टर्न कोस्ट इकोनॉमिक डोर, या आप कह सकते हो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये मतलब कहां से स्टार्ट होगा? ईस्टर्न कोस्ट वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हो रही है, और नीचे अगर आप देखोगे तमिलनाडु तक ये एक्सटेंड करता है। तो मतलब ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो डेवलप करना है, और इसमें जो है वो अलग अलग तरह के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे, जैसे चेन्नई से कन्याकुमारी, ऐसे ही फिर आप कह सकते हो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से लेके आएगा चेन्नई तक, फिर इसी तरह से जो है वेस्ट बंगाल तक पहुंचेगा। तो इसमें क्या होगा कि हर तरह की सुविधा इनको मिलेगी, ट्रांसपोर्ट गेटवेज बनेंगे, जो भी सामान इधर उधर भेजना इंडस्ट्रीज के लिए वो आसान हो जाएगा। तो ये सारी हेल्प कौन कर रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे कर रहा है। तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में याद रखना है, 1966 में इसको बनाया गया था, 68 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला फिलीपींस के अंदर। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मस्तसुगु। कौन है दोस्तों? मस्तसुगु। तो आप यहां भी देख सकते हैं, इंडिया साइंस 484 मिलियन लोन पैक्ट विद एडीबी फॉर एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। तो ये सारी चीजें याद रखनी है जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। इसी के साथ हम आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला पॉइंट है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इनटू 7 न्यू कॉर्पोरेट एंटिटीज। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट में ले सकते हो आप अगर क्वेश्चन को लेना चाहते हो, लेकिन क्योंकि इसमें बात हो रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 246 साल पुराना, 246 साल बहुत बड़ी बात है, 246 साल पुराना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसके अंतर्गत 41 फैक्ट्रीज आती हैं, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आती हैं, जो कि आप कह सकते हो डिफेंस के लिए एक्सप्लोजिव्स बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो ये सारी फैक्ट्रीज आती हैं। ये इसको कन्वर्ट करके अब 7 ही रह जाएंगी, ये 7 नई
गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज जो है बन जाएगी, जिसको कहा जाएगा डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिसीजन जो है वो यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की दोस्तों बात याद रखनी है कि 1775 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ताकि अलग अलग तरह की डिफेंस प्रोडक्शन में जो है हेल्प हो सके। और इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में है दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं CS विश्वकर्मा। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड याद रखना है। गवर्नमेंट टू सेटअप कमेटी ऑन एनर्जी एफिशिएंसी लो कार्बन टेक्नोलॉजी, RK सिंह जी की तरफ से ये कहा गया है। तो याद रखना है दोस्तों, RK सिंह जो कि हमारे आप कह सकते हो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, उन्होंने कहा है कि एनर्जी एफिशिएंसी के लिए या लो कार्बन टेक्नोलॉजीज बना सके जिसमें कार्बन मिशन कम हो, तो उसके लिए हम कमेटी बनाने जा रहे हैं ताकि अलग अलग तरह की चीजें जो है वो हो सके। नेक्स्ट, हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड ग्रोथ बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो फिर से यहां पे चर्चा हो रही है दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें से एक कौन सी है, वर्ल्ड बैंक है। तो ये कमेटी दोस्तों क्या काम करेगी, ये कमेटी करेगी आइडियाज देगी, फ्रेमवर्क बताएगी कि किस तरह से स्ट्रेटेजी करनी है, हमने नेशनल और ग्लोबल एक्शंस लेने हैं ताकि एक इकोनॉमिक लेवल पे या आप कह सकते हो डेवलपमेंट लेवल पे हम अच्छी डेवलपमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड की कर सकें और एक स्ट्रांग रिकवरी जो है वो सामने आ सके। और इसको डिस्कस भी किया गया है G20 समिट, जो कि अक्टूबर में होनी भी है, वहां पे भी डिस्कस किया जाएगा। जो उनकी लाइक साइंस कॉन्फ्रेंस होनी है या जो हो चुकी है उसमें भी डिस्कस हो चुका है। इवन COP26 में भी इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो इस एडवाइजरी ग्रुप को बना रहा है ताकि तब तक जो है वो पूरी एडवाइस जो है वो ये दे सके। और वर्ल्ड बैंक के बारे में और IMF के बारे में सिंपल याद रखना है कि इनको ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा बनाया गया था 1944 में। और वर्ल्ड बैंक और IMF में मेंबर कंट्रीज का एक का फर्क है, वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्रीज 189 है, IMF की 190 कंट्रीज है। अंडोरा को रिसेंटली ऐड किया गया था। हेडक्वार्टर दोनों का सेम है, वाशिंगटन DC में होगा, क्योंकि दोनों को इकट्ठा बनाया गया था ब्रेटन वुड में, इसलिए इनको ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। और एक बात और याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास हैं और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हैं वो क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे। 18 मिलियन किड्स एट रिस्क ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स कॉज्ड बाय ई वेस्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो ई वेस्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उससे जो है वो 18 मिलियन बच्चे जो हैं वो क्या हैं, रिस्क पे हैं, हेल्थ हैजार्ड जो है वो फैल सकते हैं, हेल्थ में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो हो सकती है, क्योंकि ई वेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है यार, हर साल जो है वो ई वेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो हमें रिसाइकलिंग ऑप्शन के ऊपर जो है वो काम करना होगा कि किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे रिसाइकलिंग प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो सके। और हेल्थ हैजार्ड लाइक लंग फेलियर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर का रिस्क, तो इनसे जो है वो ये बढ़ रहे हैं। तो इस चीजों को याद रखना है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस है, और इंडियन चीफ साइंटिस्ट कौन है वहां पे, सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट, इंडिया एक्सटेंड्स 100 मिलियन USD लाइन ऑफ क्रेडिट टू सपोर्ट श्रीलंका सोलर पावर कन्वर्जेंस या कवरेज। तो आप यहां पे याद रखोगे कि बात हो रही है श्रीलंका की, और इंडिया ने पैसा दिया है, कितना दिया है, 100 मिलियन USD जो है वो इंडिया ने दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को, ताकि वहां पे सोलर एनर्जी सेक्टर जो है वो डेवलप हो सके, सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है लग सके। और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया इंडिया के बिहाफ से। तो इस चीज को याद रखना है। और इससे फायदा क्या होगा श्रीलंका को, श्रीलंका जो है वो 70% जो है वो अपनी पावर रिक्वायरमेंट्स जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना चाहता है 2030 तक, तो उसको हेल्प जरूर मिलेगी। श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है वो गोताबाया राजापक्षा है, जुडिशियल कैपिटल कोलंबो है, लेजिस्लेटिव कैपिटल श्री जयवर्धने कोटे है, करेंसी जो है वो श्रीलंकन रुपी है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2021, 17 जून को जो है वो मनाया गया। इस दिन को थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है, याद नहीं रखना। 17 जून को वर्ल्ड डे ऑफ कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन को खत्म करना है, लैंड को जो है वो हमने जो है वो कह सकते हो कल्टीवेबल लैंड में बनाना है, तो उसके ऊपर काम चलता है। और इसका जो थीम भी है इसी के ऊपर रखा गया, रिस्टोरेशन लैंड एंड रिकवरी, मतलब रिस्टोर करना है लैंड को, रिकवर करना है, वो बिल्ड बैक बेटर विद द हेल्दी लैंड, तो हम जो है वो उसको कल्टीवेबल लैंड बनाएंगे। और फर्स्ट टाइम जो है वो कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे जो है वो 1995 में मनाया गया था। तो ये सारी चीजों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन आप यहां पे याद रखोगे जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां मिलेगा, बोन जर्मनी के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 17 जून 2021 का हमारे पास क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी फॉर्म्ड इन 1982। तो सुखमोय कमेटी को दोस्तों बनाया गया था दिसंबर 1982 में। इसका मेन फंक्शन ये था
कि किस तरह से मार्केट में पैसे को हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से मार्केट से पैसे को कम कर सकते हैं, किस तरह से प्राइस स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं, उसके बारे में हमें बताएगा। तो अगर आप देखोगे मार्केट में पैसे को बढ़ाना, पैसे को कम करना, यह काम है मॉनेटरी पॉलिसी का। इसका मतलब इनको मॉनेटरी पॉलिसी की फंक्शनिंग किस तरह से हो सकती है उसके बारे में इस कमेटी को बनाया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट कमेटी थी और इसके जो चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर सुखमोय चक्रवर्ती, इसलिए इसका नाम पड़ गया सुखमोय कमेटी। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट वाज द मैक्सिमम लिमिट फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर हैड नरसिम्हा कमेटी रिकमेंडेड। नरसिम्हा कमेटी ने एसएलआर की मैक्सिमम लिमिट कितनी रिकमेंड की थी, और सीआरआर की भी उन्होंने रिकमेंड की थी, लेकिन यहां पे सिर्फ एसएलआर की बात हो रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सीआरआर की भी बता सकते हो। तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, वेट करूंगा आपके आंसर की। लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है, और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यहां पे भी आपको हर नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर इसी तरह से वीडियोस को देखोगे, इसी तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ते रहोगे, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर स्ट्रांग होगा। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि आप हमारी करंट अफेयर पीडीएफ को सब्सक्राइब कर सकते हो। 1 साल या 2 साल के लिए प्राइस बहुत कम है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड को यूज करोगे। और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे। खुश रहोगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।